सीए फाइनल डीटी में आईसीआई ने 5 केस लॉस दिए हैं आपके लिए फॉर सितंबर 25 एग्जाम्स, जो कि आपको बहुत बढ़िया से पढ़ना है, समझना है एंड साथ में उनके नाम भी याद करने हैं। तो नाम क्यों याद करने हैं सर? क्योंकि बेटा आईसीआई आपको एग्जाम में बोलता है नाम कोड करने, बट सर हमको केस लॉ पढ़ने की इच्छा भी नहीं होती, हम नाम कैसे याद करेंगे? कोई बात नहीं बेटा, नेक्स्ट 20 मिनट्स में मैं आपको बहुत बढ़िया से केसेस पढ़ाऊंगा, बहुत इजीली, एंड सबके नाम भी याद करवा दूंगा। ठीक है, सो हाय गाइस, आई एम सी यश खंडेलवाल एंड आई होप यू आर डूइंग गुड। एंड बेटा ये जो 5 केसेस निकाले आईसीआई ने, आप एक बार अगर चेक करोगे आईसीआई की वेबसाइट पे जुडिशियल अपडेट, तो वहां पे 5 केस लॉस दिए हुए हैं आईसीआई ने। ठीक है, उसमें 2 जो है ना फर्स्ट एंड सेकंड वो नए वाले हैं फॉर सितंबर एग्जाम्स, और जो 3 दिए इन लोग ने, ठीक है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये वही सेम है जो मई 25 एग्जाम्स में थे। ठीक है, तो आपने अगर पहले वाले केसेस पढ़ रखे हैं, ठीक है, तो वही सेम वाले हैं, है ना, वही सेम है। बट मुझे पता है कि आपको ना वो पुराने केस लॉस भी नहीं पता है, नहीं याद है। ठीक है, कोई बात नहीं, 20 मिनट इन्वेस्ट करो और पूरे केस लॉस यहीं से पढ़ लो। ठीक है, अब मैंने भी जो नोट्स बनाए हैं उसमें ऐसे ही दिया हुआ है उसी ऑर्डर में, सितंबर 25 के 2 केस लॉस 1 एंड 2। ठीक है, एंड जो 3 केस लॉस है मई 25 के 1 2 एंड 3। ठीक है, तो जिनके पास पहले का प्रिंटेड भी होगा मेरा नोट्स, ठीक है, वो सिर्फ शुरू के 2 पेज प्रिंट करना, बाद के 3 पेज मत प्रिंट करना। ठीक है, ओके, चलो तो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं बेटा। वीडियो लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो एंड लेट स्टार्ट। ठीक है, देखो पहला है पीसीआईटी एंड अनदर वर्सेस जुपिटर कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, ये क्या बोलता है, बहुत ही इजी है। ये बोलता है कि वेदर रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल without change in face value and shareholding pattern constitutes a transfer under section 247। सर 247 क्या है सर? ये डेफिनेशन है ट्रांसफर की जो दी हुई है कैपिटल गेन चैप्टर में। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि हमारा शेयर कैपिटल रिड्यूस हुआ है, ठीक है, बट फेस वैल्यू चेंज नहीं हुआ, ना ही शेयर होल्डिंग पैटर्न चेंज हुआ है, तो क्या इसको हम ट्रांसफर बोलेंगे? ठीक है, तो फैक्ट्स ऑफ द केस क्या है, द एसएससी कंपनी, मतलब ये जुपिटर कैपिटल कंपनी जो है, इनके पास 99.88% शेयर्स थे इंडियन कंपनी के, जो कि होते टोटल 1533 40 900 शेयर्स, इतने शेयर्स थे इनके पास। बट जिनके शेयर्स थे ना, वो कंपनी को बहुत लॉस हो रहा था, तो उन्हें अप्लाई किया फॉर रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, जो कि अप्रूव हो गया। तो फाइनली उनके जो शेयर्स थे, टोटल शेयर्स इंडियन कंपनी के 1535 ये शेयर्स रिड्यूस होके हो गए 10,000 शेयर्स। तो अगर इनके शेयर्स 10,000 बचे, तो हमारे पास कितने बचेंगे, इसका 99.88%, विच इज इक्वल टू 9988 शेयर्स। तो हमारे पास बचे इतने शेयर्स, हमारा भी शेयर कैपिटल रिड्यूस हो गया। ठीक है, हम शेयर होल्डर है अब ना, बट इसका फेस वैल्यू सेम रहा 10, जो पहले था ना वही 10 रहा, फेस वैल्यू सेम रहा। ठीक है, अब जब रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल हुआ तो हमको पैसे मिले, हमें कितने पैसे मिले, 10 कंपनी गॉट रुपीज 317,83,474 फॉर द रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। ठीक है, बट इन्होंने जो इन्वेस्ट किया था उसके सामने बहुत कम पैसा था, तो इनको लॉस हो गया। तो इन्हें क्या किया, सो द एसएससी कंपनी इनकर्ड लॉस ऑन शेयर्स। तो लॉस हुआ तो इन्हें लॉस को दिखा दिया कैपिटल लॉस। इन्हें क्या दिखा दिया, हमको कैपिटल लॉस हुआ और कैपिटल लॉस क्लेम कर लिया, क्योंकि ये क्या बोल रहे हैं, ट्रांसफर है। 10 कंपनी क्या बोल रही है, जुपिटर कैपिटल, कि ट्रांसफर हुआ, ट्रांसफर में लॉस हो गया हमको, तो लॉस को हम दिखाएंगे एज ए कैपिटल लॉस और क्लेम कर लेंगे। बट एओ ने क्या बोला, एओ डिसलाउड द लॉस सेइंग दैट इट इज नॉट अ ट्रांसफर। एओ बोलता है कि रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल ट्रांसफर है ही नहीं। तो कंक्लूजन क्या है इसका, एपेक्स कोर्ट ने क्या बोला, देखो ट्रांसफर मतलब सिर्फ सेल नहीं होता, ट्रांसफर इंक्लूड्स एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट एंड एक्सटिंग्विशमेंट इज ऑफ वाइड इंपोर्ट। ये वर्डिंग्स लिखी हुई है उसमें केस लॉ में, एंड इट कवर्स एवरी पॉसिबल ट्रांजेक्शन। ठीक है, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट बहुत एक वाइड टर्म है और उसमें सारे पॉसिबल ट्रांजेक्शन इंक्लूड होते हैं। तो जो रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल है ना, इसको भी हम क्या बोलेंगे, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट। ठीक है, अगर ये एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट है, तो आपने अगर ट्रांसफर की डेफिनेशन पढ़ी है, तो ट्रांसफर में सब कुछ आता है, सेल, एक्सचेंज, रिलिंक्विशमेंट, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट, सब कुछ आता है ट्रांसफर में। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, इसको ट्रांसफर बोलेंगे, एंड हेंस इट्स लॉस विल बी अलाउएबल इवन इफ फेस वैल्यू एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न हैज नॉट चेंज्ड। भले आपका शेयर होल्डिंग पैटर्न, फेस वैल्यू चेंज नहीं हुआ है, तब भी हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल हुआ है ना, उससे क्या हुआ है, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट हुआ है। तो हम इसको बोलेंगे भाई हाँ ये क्या है, ये एक ट्रांसफर है। तो अगर ट्रांसफर हुआ है मतलब कैपिटल गेन एप्लीकेबल है, और इनको पैसे बहुत कम मिले हैं, तो कैपिटल लॉस होगा, और लॉस होगा तो वो एसएससी कंपनी जुपिटर कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड क्या कर सकती है, क्लेम कर सकती है। राइट, अब देखो इसको याद कैसे करेंगे, तो बहुत ही स्टूपिड ट्रिक है। देखो हमारे पास देखो कैपिटल कितना सारा है, बहुत बड़ा कैपिटल है, बहुत बड़ा कैपिटल है ना, दिख रहा है ना, कितना बड़ा कैपिटल है। और
आपको पता है जुपिटर जो प्लैनेट है वो बहुत बड़ा प्लैनेट होता है, ठीक है? तो हम इसको बोलेंगे इतना बड़ा कैपिटल है इसलिए जुपिटर कैपिटल है। क्या है हमारे पास? जुपिटर कैपिटल। तो जुपिटर कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, ऐसे याद करना है। देखो मैंने हर केस लॉ के नाम ना ऐसी स्टूपिड ट्रिक से याद कराए हैं, इससे क्या होगा, याद रहेगा आपको, ठीक है? तो हमारे पास क्या है, जुपिटर कैपिटल है, बहुत सारा कैपिटल है, ठीक है? ओके, डन। अब देखो, अब सेकंड पढ़ते हैं बेटा, डीसीआईटी वर्सेस ट्रैवल डिजाइनर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है? अभी तो बहुत ही ईजी है, ठीक है, 2 मिनट के अंदर हो जाएगा। विच डेट इज टेकन फॉर कंप्यूटिंग टाइम लिमिट अंडर सेक्शन 143(2)। अगर आपको याद होगा, आपने अगर असेसमेंट पढ़ा होगा मुझसे, तो आपको पता होगा कि 143(2) जो होता है नोटिस ऑफ स्क्रूटनी, उसका टाइम लिमिट होता है 3 months फ्रॉम द एंड ऑफ ईयर, एंड ऑफ एफआई इन विच नोटिस इज इशूड, नहीं, इन विच रिटर्न वाज फाइल्ड। ए भाई ये क्या हो गया, ये गलत लिख दिया मैंने, ठीक है, कोई बात नहीं। इन विच रिटर्न वाज फाइल्ड, जिस साल रिटर्न फाइल होता है उस साल के एंड से 3 months के अंदर आपको क्या करना पड़ता है, नोटिस इशू करनी पड़ती है 143(2) की, ठीक है? अगर उसके बाद की तो टाइम बाद नोटिस होती है, राइट? अब क्या हुआ इस केस में, क्या हुआ, रिटर्न अंडर सेक्शन 139(1) फाइल्ड ऑन 29 नवंबर 23, ठीक है? अब क्या हुआ, जो रिटर्न फाइल हुआ था उसमें डिफेक्ट निकल गए, तो एओ ने डिफेक्ट इंटीमेट किया एसएससी को 10 जुलाई 24 को, और 15 डेज का टाइम दिया। अब डिफेक्ट रेक्टिफाई कर दिया एसएससी ने ऑन 19 जुलाई 24, विद इन 15 डेज, मतलब टाइम लिमिट में उसने क्या कर दिया, डिफेक्ट रेक्टिफाई कर दिया, ठीक है? अब एओ ने ना इशू किया नोटिस अंडर 143(2) ऑन 11 जून 25। एओ बोलता है देखो, आपने डिफेक्ट रेक्टिफाई किया कब, 19 जुलाई 24, तो इस साल के एंड से 31/3/25 के एंड से 3 months के अंदर, मतलब 30 जून 25 के पहले हमने नोटिस इशू कर दिया। पर एओ आप गलत बोल रहे हो। देखो 80 ने क्या बोला कि नोटिस आपको 143(2) में जो है वो इशू करना पड़ता है विद इन 3 months फ्रॉम द एंड ऑफ एफआई इन विच आरओ वाज फाइल्ड। और हमने रिटर्न फाइल कब किया था, हमने रिटर्न फाइल किया है 29 नवंबर 23 को, मतलब 31/3/24 से 3 months 30 जून 24 तक के आपको नोटिस इशू करना पड़ेगा, ठीक है? तो कंक्लूजन क्या है कि देखो, हमने डिफेक्ट जो थे ना रिटर्न में, वो हमने टाइम पे रेक्टिफाई कर दिए, ठीक है? अगर रिटर्न के डिफेक्ट टाइम पे रेक्टिफाई हो गए ना, सो द रिटर्न वुड रिलेट बैक टू द डेट ऑफ ओरिजिनल रिटर्न, दैट इज 29 नवंबर 23, ठीक है? हम क्या मानेंगे कि उसी ओरिजिनल डेट पर रिटर्न फाइल हुआ है, क्योंकि हमने टाइम पे डिफेक्ट रेक्टिफाई कर दिए। अगर देखो, अगर आप डिफेक्ट रेक्टिफाई नहीं करते हो तो ऐसा क्या माना जाता है कि आपने कभी रिटर्न फाइल किया ही नहीं है, ऐसा मानते हैं हम, ठीक है? बट हमने टाइम पे डिफेक्ट रेक्टिफाई कर दिया, इसलिए क्या माना जाएगा कि जो आपका ओरिजिनल डेट था ना, उस दिन रिटर्न फाइल हुआ है। अगर उस दिन रिटर्न फाइल हुआ है तो आपको जो टाइम लिमिट काउंट करनी पड़ेगी ना, इस साल के एंड से 3 months होंगे। तो नोटिस आपका 143(2) में जो इशू हो सकता है वो होगा ऑन और बिफोर 30 जून 24, इस साल के एंड से 23-24 के एंड से 3 months के अंदर। इन दिस केस नोटिस वॉज इशूड ऑन 11 जून 25, which is much beyond the time limit. Therefore, such notice is barred by limitation and cannot be sustained. Simple. मतलब पॉइंट क्या था कि भाई काउंट कब से करना है, काउंट कब से करना है, विच डेट इज टेकन फॉर कंप्यूटिंग टाइम लिमिट अंडर 143(2), डेट ऑफ ओरिजिनल रिटर्न और डेट ऑफ करेक्टिंग डिफेक्ट्स ऑफ अ डिफेक्टिव रिटर्न। तो हम क्या बोलेंगे, डेट ऑफ ओरिजिनल रिटर्न से काउंट करेंगे हम, ठीक है? डन, इतना ही है। अब ट्रैवल डिजाइनर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का केस है ये, ठीक है? अब इसको याद कैसे करेंगे तो बताता हूं मैं। अब देखो, जो एसएससी है वो कौन है, ट्रैवल डिजाइनर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है? तो ऐसा याद करो कि देखो, वो डिजाइनर जो है ना, वो ट्रैवल कर रहा था, इसलिए उससे मतलब उससे कुछ डिफेक्ट्स हो गए, ठीक है? बट वो डिजाइनर है, इसलिए उसने रेक्टिफाई भी कर लिया, ठीक है? ट्रैवल डिजाइनर, डिजाइनर ट्रैवल कर रहा था इसलिए डिफेक्ट हो गए, बट उसने रेक्टिफाई क्यों कर लिया, क्योंकि भाई क्या है, वो डिजाइनर है, तो रेक्टिफाई कर लिया फट से, ठीक है? तो ये हम लोग ऐसे याद करेंगे, ठीक है? देखो थोड़ा स्टूपिड है पर याद इससे अच्छे से होगा, ठीक है? चलो, बैंक ऑफ राजस्थान लिमिटेड वर्सेस सीआईटी। तो देखो इसमें क्वेश्चन क्या है, कैन द इंटरेस्ट पेड बाय बैंक्स फॉर द ब्रोकन पीरियड ऑन परचेज ऑफ सिक्योरिटीज बी क्लेम्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब इंटरेस्ट ऑन ब्रोकन पीरियड को हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर सकते हैं क्या? सबसे ब्रोकन पीरियड क्या होता है, ब्रोकन मतलब क्या, दिल टूटा, नहीं नहीं, समझो। देखो क्या होता है कि देखो मान लो 1/4/24 को इंटरेस्ट पेमेंट डेट है, नेक्स्ट इंटरेस्ट पेमेंट कब होगा, 1/4/25 को। मान लो बैंक ने सिक्योरिटी परचेस की, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बैंक ने गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेस की ना, ये की 1/9/24 को, तो बैंक को क्या करना पड़ता है पता है,
ये 1424 से लेके 1924 तक का इसका इंटरेस्ट भी साथ में पे करना पड़ता है, क्योंकि इतना इंटरेस्ट इस उस सिक्योरिटी पे अक्रू हो चुका है ना। बैंक कॉस्ट क्या पड़ती है? बैंक खर्चा कितना लगता है? ये सिक्योरिटी का कॉस्ट, ठीक है, साथ में ये ब्रोकन पीरियड का इंटरेस्ट, ठीक है, क्योंकि इतना इंटरेस्ट सिक्योरिटी पे अक्रू हो चुका है, ठीक है। और जब बैंक सिक्योरिटी बेचता भी है ना, तो उतने पीरियड का इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट जो डेट रहती है वहां से जब तक का जिस दिन बेचा उतना इंटरेस्ट वो क्या कर लेता है, रिकवर भी कर लेता है सामने वाले से, ठीक है। तो जब शेड्यूल्ड बैंक सिक्योरिटी परचेज करती है बिटवीन इंटरेस्ट पेमेंट डेट्स, इट हैज टू पे इंटरेस्ट फॉर द ब्रोकन पीरियड। इस पीरियड का इंटरेस्ट भी साथ में उनको पे करना पड़ता है। अब ये क्वेश्चन है सिंपल सिंपल सा कि ये ब्रोकन पीरियड इंटरेस्ट हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रहेगा कि हमारी कॉस्ट का पार्ट बनेगा। उसको हम कैपिटल मान के कॉस्ट का पार्ट बना ले, या फिर इसको एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अलाउ करे। तो क्या है बेटा, इसमें फैक्ट ऑफ द केस क्या है, ये बैंक क्या करता था, बैंक ना इट यूज टू ट्रीट ब्रोकन पीरियड इंटरेस्ट एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड यूज टू नेट इट ऑफ अगेंस्ट इंटरेस्ट इनकम। जब बैंक को इंटरेस्ट की इनकम होती थी ना सिक्योरिटी से, और जब बैंक सिक्योरिटी बेच रहा है तो उसको इंटरेस्ट की इनकम हो रही है, उसमें उसमें भी कौन सा, ये ब्रोकन पीरियड वाली इनकम भी तो होती है, ब्रोकन पीरियड इंटरेस्ट। तो नॉर्मल इंटरेस्ट इनकम हो रही है, उससे बैंक क्या करता था कि जो हमको ये एक्सपेंस लग गया ना, ये वाला, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान के सेट ऑफ करता था। इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान के क्या करता था बेटा, सेट ऑफ, बिकॉज बैंक हेल्ड सिक्योरिटीज एज स्टॉक इन ट्रेड। तो बैंक एकदम सिंपल था बैंक का, कि देखो भाई मेरे लिए क्या ये खर्चा है, एक रेवेन्यू खर्चा है, तो मेरी जो इंटरेस्ट की इनकम आएगी उससे मैं ये खर्चे को सेट ऑफ कर लूंगा, बरोबर। बट सीआईटी ने बोला नहीं ऐसा नहीं चलेगा। सीआईटी ने रिवीजन ऑर्डर पास कर दिया अंडर सेक्शन 263। सीआईटी ने रिवीजन ऑर्डर पास कर दिया और बोला भाई ये इंटरेस्ट जो है ना, ये बनेगा आपका पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड विल नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन। ये कौन ने बोला, ये सीआईटी ने बोला। फिर देखो बैंक सुप्रीम कोर्ट के पास गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, देखो बैंक है ना सिक्योरिटीज को तीन कैटेगरी में डिवाइड करता है। बैंक सिक्योरिटीज को तीन कैटेगरी में डिवाइड करता है, कौन सा, अवेलेबल फॉर सेल जो बेचने वाला है, हेल्ड फॉर ट्रेडिंग जो ट्रेडिंग करता है, एंड थर्ड हेल्ड टू मैच्योरिटी, ठीक है। अगर ये जो दोनों है, अवेलेबल फॉर सेल और हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, ये बैंक रखेगा एज अ स्टॉक इन ट्रेड, क्योंकि ये बेचने वाला है या फिर ट्रेडिंग कर रहा है, इसके तो बेच रहा है, खरीद रहा है। तो ऐसे केस में जब स्टॉक इन ट्रेड रखा है, इंटरेस्ट शुड बी अलाउड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और अगर बैंक ने हेल्ड टू मैच्योरिटी रखा है, बैंक ने हेल्ड टू मैच्योरिटी रखा है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, तो इट शुड नॉट बी अलाउड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इट शुड फॉर्म पार्ट ऑफ द कॉस्ट। इट शुड नॉट बी अलाउड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इट शुड फॉर्म पार्ट ऑफ द कॉस्ट, बरोबर, बरोबर। तो भाई इसलिए इसने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला सिंस इन द अबव केस सिक्योरिटीज आर हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, अब ये बैंक ने स्टॉक इन ट्रेड रखा है ना, तो उसको जो ब्रोकन पीरियड का इंटरेस्ट है इट विल बी अलाउड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। क्योंकि देखो बैंक ने साफ कर दिया ना, अगर आप स्टॉक इन ट्रेड रखोगे तो उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लो, अगर तुम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रख रहे हो तो उसको रेवेन्यू मत मानो, कैपिटल मान लो और कॉस्ट में ऐड कर दो। तो बैंक को एकदम साफ साफ है भाई कि हाँ भाई मैंने तो भाई एज अ स्टॉक इन ट्रेड रखा है, तो मुझे ब्रोकन पीरियड का इंटरेस्ट जो है उसको मुझे अलाउड होना चाहिए एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बात खत्म। यहाँ पे आपको केस तो समझ गया, और हमको क्या करना पड़ेगा, नाम भी याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो मैं नाम ना जो याद करवाता हूँ, मैंने पिछले 4 टर्म में बहुत सारे बच्चों को नाम याद कराए हैं केस लॉस के, ठीक है। और हर टर्म में 20,000 बच्चे कम से कम नाम याद करके जाते हैं मुझसे, ठीक है। और मैं ना बहुत ही स्टूपिड तरीके से नाम याद करवाता हूँ ताकि याद रहे। अब आज भी याद कराऊंगा बढ़िया। देखो बैंक ऑफ राजस्थान है। देखो तुमको पता है ब्रोक मतलब क्या होता है, ब्रोक, आई एम ब्रोक मतलब मेरे पास पैसे नहीं है, खत्म हूं मैं, ठीक है। पैसे नहीं है, खत्म हूं, मतलब मैं एकदम ब्रोक हो गया हूँ, खाली, इसको बोलते हैं ब्रोक, ठीक है। मुझे बताओ राजस्थान के जो लोग हैं उन वो लोग ब्रोक है क्या? हाँ सर, बट पैसे के लिए नहीं है वो। काय के लिए ब्रोक है पता है? पानी के लिए, है ना। राजस्थान राजस्थान के पास, राजस्थान के जो लोग हैं वो ब्रोक है किसके लिए, पानी के लिए। ब्रोक नहीं ब्रोकन है, क्या है वो, ब्रोकन है, ठीक है। वो ब्रोकन है भाई, राजस्थान के लोग क्या है, ब्रोकन, ब्रोक फॉर पानी, पानी के लिए ब्रोक है भाई, पानी नहीं है उनके पास, ठीक है। तो वहां पैसे का बैंक नहीं चाहिए, वहां क्या चाहिए, पानी का बैंक चाहिए। क्या का बैंक चाहिए, पानी का बैंक, ठीक है। तो राजस्थान में क्या चाहिए, पानी का बैंक, ओके, ओके। और राजस्थान वालों को पैसों वाले बैंक में इंटरेस्ट नहीं है, पानी वाले बैंक में इंटरेस्ट है, क्योंकि वो कौन है, ब्रोकन लोग हैं। देखो याद हो गया, बैंक, राजस्थान, ब्रोकन, इंटरेस्ट, ठीक है, ओके। देखो इससे जोक है, जोक है, इसको दिल पे मत लेना, ठीक है, जोक, ठीक है, एकदम जोक। तो भाई देखो
बैंक ऑफ राजस्थान ब्रोकन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट काय में उनको, पानी वाले बैंक में। राजस्थान बैंक सब याद हो गया तुमको, ठीक है। ओके, अब सेकंड बात करते हैं, पीसीआरटी वर्सेस अडाडिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। Whether expense incurred by an SSC towards development of software which was abandoned because of technological development can be claimed as revenue expenditure। ठीक है, ये क्वेश्चन है सर। ये क्वेश्चन, अच्छा सर, ये जो नोट्स है ना, ये आप डाउनलोड कर सकते हो फ्रॉम माय टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, मैं वहां पे डाल दूंगा ये नोट्स, भी आप डाउनलोड कर लेना वीडियो के बाद। ठीक है, फाइल सेक्शन में जाना, मिल जाएंगे आपको। ठीक है, अच्छा सर, क्या हुआ सर, देखो, एक एसएससी है, वो क्या करता था सर, उसने 2 साल खर्चा किया और सॉफ्टवेयर बनाया अपने कस्टमर्स के लिए। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर बनाया, बट क्या हुआ, वो सॉफ्टवेयर ना एब्सोल्यूट हो गया, ऑब्सोलेट, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। अब टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो रही है कि उसने सॉफ्टवेयर जो बनाया ना, अब वो ना बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑब्सोलेट हो गया, तो क्या वो उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्लेम कर सकता है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो हाईकोर्ट ने क्या बोला, देखो, एसएससी डिड नॉट गेट एनी एंड्योरिंग बेनिफिट। ठीक है, ये कैपिटल लॉस नहीं है, ये रेवेन्यू लॉस है। रेवेन्यू खर्चा क्यों है, क्योंकि देखो, अगर कैपिटल कॉस्ट होती, अपन कैपिटल कॉस्ट कब मानते हैं उसको, उसको अपन कैपिटल कॉस्ट कब मानते हैं, अगर उससे हमको इंड्योरिंग बेनिफिट मिलता। क्या मिलता हमको, एंड्योरिंग बेनिफिट। यही बेटा कीवर्ड यही लिख के आना है आपको, अगर उसको एंड्योरिंग बेनिफिट मिलता तो हम क्या बोलते हैं, कैपिटल कॉस्ट है। बट भाई, सॉफ्टवेयर क्या हो गया, ऑब्सोलेट हो गया, तो क्या उसको कोई एंड्योरिंग बेनिफिट मिला क्या, नहीं, कोई भी एंड्योरिंग बेनिफिट नहीं मिला। तो देयरफॉर द एक्सपेंडिचर शैल बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो हाईकोर्ट ने क्या बोला कि इसको अपन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानेंगे। फिर रेवेन्यू सुप्रीम कोर्ट के पास गया, सुप्रीम कोर्ट ने रेवेन्यू का एसएलपी जो था वो डिक्लाइन कर दिया, निकलो इधर से। हाईकोर्ट सही बोल रहा है, आईएससी ने 2 साल भले ही खर्चा किया, ठीक है, खर्चा कैपिटल में ही हुआ, बट देखो उसको एंड्योरिंग बेनिफिट नहीं मिला ना। अगर उसको एंड्योरिंग बेनिफिट मिलता, अगर उसको लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलता, तो हम क्या बोलते हैं, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। बट उसको एंड्योरिंग बेनिफिट मिला क्या, नहीं, पूरा नुकसान हो गया, उसको हम क्या बोलेंगे, ये क्या है बेटा, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लेंगे इसको। ठीक है, अब इसको याद करना है, टीसीआईडी वर्सेस एडार्डेन टेक्नोलॉजीज। अब इसका तो और बुरा है, और बहुत बुरा है इसका। ठीक है, तुमको वो याद है क्या, ऐसे, अलादीन, अलादीन, याद है क्या, अलादीन। ठीक है, अब मेरा एक छोटा एकदम मेरा भांजा है, वो ल को ड बोलता है, ल को क्या बोलता है, ड। तो अलादीन की जगह अडाडन, क्या है ये, अडाडन टेक्नोलॉजीज। ठीक है, तो देखो, अभी जो अलादीन वाला कंसेप्ट है, वो ऑब्सोलेट हो चुका है कि नहीं, जो अलादीन वाला कॉन्सेप्ट है एकदम ऑब्सोलेट हो गया ना, पुराना हो गया ना। ठीक है, अब हम उसको उसको हम लोग पुराना मानेंगे, क्योंकि अब बहुत टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है। अब जो चाहिए ब्लिंकिट से मंगाते हैं अपन, अब अलादीन नहीं चाहिए अपने को, अलादीन नहीं चाहिए, टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है। तो अलादीन वाला जो अलादीन वाला काम है वो पुराना हो गया है। ठीक है, तो और हम ब्लिंकिट से जो भी खर्चा करते हैं, वो क्या है, हमारा रेवेन्यू खर्चा है, रोज खर्चा करना पड़ता है हमको, रोज खर्चा होता है, रेवेन्यू खर्चा है वो। ठीक है, याद करने का तरीका देखो, देखो तुम मेरे को जज मत करना, तुम बोलोगे सर ये क्या बातें करते हो सर, आप जज मत करना, देखो बहुत ही याद करने का तरीका है बस ये। ठीक है, तो अलादीन की जगह क्या है, अडाडिन टेक्नोलॉजीज। ठीक है, पीसीआईडी वर्सेस अडाडिन टेक्नोलॉजीज। ठीक है, अडाडिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। मेरे को हंसी आती है कभी कभी, और शर्म भी आती है काम करते करते, तो देखो, गंदा है मगर धंधा है। ठीक है, तो थर्ड वाला और भी गंदा है। ठीक है, जॉनसन मथे पब्लिक लिमिटेड कंपनी वर्सेस सीआईटी। वेदर द अमाउंट पेड एज गारंटी फीस बाय इंडियन सब्सिडरी टू फॉरेन कंपनी विल फॉल विद इन द डेफिनेशन ऑफ इंटरेस्ट, ये क्वेश्चन है। अब सर ये क्वेश्चन क्यों है, देखो बहुत ही बेसिक है। ठीक है, देखो आपकी जो केस लॉ वाली फाइल है ना, उसमें बहुत बड़ा कुछ लिखा हुआ है, इसमें से 3-3 4-4 पेज का लिखा हुआ है। इतना नहीं पढ़ सकते रे अपन, इतना नहीं पढ़ सकते, इतना पढ़ने का समय थोड़ी है अपने पास। ठीक है, देखो क्या हुआ, फॉरेन बैंक ने ना लोन दिया इंडियन सब्सिडी को, फॉरेन बैंक ने लोन दिया इंडियन सब्सिडी को, बट इंडियन सब्सिडी को लोन कैसे मिला, इंडियन सब्सिडी को लोन कैसे मिला, क्योंकि फॉरेन होल्डिंग कंपनी है ना, जो इंडियन सब्सिडरी की फॉरेन होल्डिंग कंपनी है, यूके बेस्ड कंपनी है, उसने क्या किया, ग्लोबल कॉर्पोरेट गारंटी दिया भाई, ग्लोबल कॉर्पोरेट गारंटी दिया फॉरेन बैंक को, कि जाओ मेरे इंडियन सब्सिडी को लोन दे दो, जाओ तुम मेरे इंडियन सब्सिडी को लोन दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। किसने दिया, फॉरेन होल्डिंग कंपनी ने, जाओ तुम मेरे इंडियन सब्सिडी को लोन दे दो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, मैं गारंटी दे रहा हूं, मैं गारंटी दे रहा हूं। तो फॉरेन होल्डिंग कंपनी ने क्या दिया, गारंटी दिया। अब इंडियन सब्सिडी ने क्या किया, अब इंडियन लोग भाई दिल के अच्छे हैं, हमने क्या बोले कि आपने हमारे लिए गारंटी दी ना, आपने हमारे लिए गारंटी दी है, तो एक काम करो,
आप ना गारंटी चार्जेस रख लो। आप क्या करो, गारंटी चार्जेस रख लो। ठीक है, तो हमने इंडियन सब्सिडी ने फॉरेन होल्डिंग कंपनी को गारंटी चार्जेस पे की, गारंटी चार्जेस गारंटी फीस पे की। तो इसको हम इंटरेस्ट बोलेंगे क्या? तो देखो इसमें बहुत बड़ा आंसर लिखा है। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ एकदम सिंपल। कंक्लूजन क्या है? द वर्ड इंटरेस्ट डज नॉट टेक इनटू इट्स फोल्ड एनी पेमेंट मेड टू स्ट्रेंजर टू द प्रिविटी ऑफ लोन ट्रांजेक्शन। ठीक है, दो सच पेमेंट हैव टू बी मेड इंसिडेंटली इन रिलेशन टू सच लोन। भाई ये क्या लिखा है सर, ये क्या लिखा है सर, हमको समझ में नहीं आ रहा है ये। अरे कोई बात नहीं, देखो मैं समझाता हूँ। देखो हमने लोन किससे लिया? फॉरेन बैंक से। इसको जो पेमेंट करेंगे हम, वो क्या होगा? इंटरेस्ट होगा। कोई थर्ड पार्टी को, कोई थर्ड पार्टी को हम जो पेमेंट कर रहे हैं उसको हम इंटरेस्ट बोलेंगे क्या? अरे सिंपल सी बातें नहीं बोलेंगे ना। ये कुछ भी नाम से हो, ये कुछ भी नाम से हो, भले ही ये हमको लोन इस कारण से मिला है, ये इंसिडेंटल है। गारंटी चार्जेस जो है, इट इज इंसिडेंटल टू लोन, इसके कारण ही हमको लोन मिला है। बट मैं जो इंटरेस्ट दूंगा फॉरेन बैंक को, उसको हम लोन बोलेंगे। ये जो मैं थर्ड पार्टी को दे रहा हूं, उसको लोन थोड़ी बोलेंगे, उसको इंटरेस्ट थोड़ी बोलेंगे। फिर से मैंने लोन बोल दिया, फिर से बोल रहा हूँ। फॉरेन बैंक से लोन लिया, मैं जो इसको पे कर रहा हूं उसको हम क्या बोलेंगे? इंटरेस्ट। मैं जो इसको पे कर रहा हूं उसको हम बोलेंगे इंटरेस्ट, जिससे लोन लिया। हम दोनों क्या है? हम दोनों पार्टी है, पार्टी टू द लोन ट्रांजेक्शन। ठीक है, हमारे बीच में प्रिवेसी है, प्रिवेसी। ठीक है, अब मैं थर्ड पार्टी को कोई पेमेंट कर रहा हूं, स्ट्रेंजर को, ये स्ट्रेंजर हो गया भाई, हमारे लोन ट्रांजेक्शन के लिए स्ट्रेंजर हो गया। इसको मैं पेमेंट कर रहा हूं गारंटी चार्जेस, इसको हम इंटरेस्ट नहीं बोल सकते। तो वही लिखा है देखो, द वर्ड इंटरेस्ट डज नॉट टेक इनटू इट्स फोल्ड एनी पेमेंट मेड टू स्ट्रेंजर टू द प्रिविटी ऑफ लोन ट्रांजेक्शन। ये कौन है? स्ट्रेंजर टू द प्रिविटी ऑफ लोन ट्रांजेक्शन। स्ट्रेंजर टू द, ये देखो ये कीवर्ड आपको याद रखना पड़ेगा। ये कौन है सर? स्ट्रेंजर टू द प्रिविटी ऑफ लोन ट्रांजेक्शन। बोलो मेरे साथ एक बार, स्ट्रेंजर टू द प्रिविटी ऑफ लोन ट्रांजेक्शन। एक बार और बोलो, स्ट्रेंजर टू द प्रिविटी ऑफ लोन ट्रांजेक्शन। ठीक है, दो सच पेमेंट हैव टू बी मेड इंसिडेंटली इन रिलेशन टू सच लोन। हमको लोन के कारण ही पेमेंट करना पड़ा, फिर भी इसको इंटरेस्ट नहीं बोलेंगे। ठीक है, जिससे लोन लिया उसको पेमेंट करेंगे तो इंटरेस्ट बोलेंगे, पर थर्ड पार्टी को कुछ पे किया तो उसको इंटरेस्ट नहीं बोलेंगे। तो हाई कोर्ट हेल्ड दैट इट वुड नॉट बी टैक्स ट्रीटेड एज इंटरेस्ट। ये बात समझे क्या? इतना ही है। अब इसमें ना दोनों, दो चीजें दी हुई है वहां पे, आप देखोगे तो यहाँ पे ना हमको डेफिनेशन दी इंटरेस्ट की, सेक्शन 228 के हिसाब से, कि इंटरेस्ट मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट मतलब ऐसा ऐसा ये सब होता है। ठीक है, फिर इंडिया और यूके का डीटेल दिया हुआ है कि उसमें इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं। ठीक है, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आंसर क्या है भैया? आंसर ये है कि इंटरेस्ट डज नॉट फॉल, इंटरेस्ट डज नॉट टेक इनटू इट्स फोल्ड एनी पेमेंट मेड टू द स्ट्रेंजर टू द प्रिविटी ऑफ लोन ट्रांजेक्शन। पेमेंट मेड टू स्ट्रेंजर टू द प्रिविटी ऑफ लोन ट्रांजेक्शन। ठीक है, ओके। तो आपको समझ गया ये कि गारंटी फीस को इंटरेस्ट नहीं बोलेंगे, सिंपल हो गया। पर सब याद कैसे करेंगे इसको? तो देखो एकदम सत्ती गंदा है, ये तो बहुत गंदा है, जज नहीं करना। जॉनसन मैथे पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ठीक है, तो हम जॉनसन भाई को क्या बोलेंगे? जॉनसन भाई, जॉनसन तू इंटरेस्ट मत दे। सॉरी सॉरी, फिर से बोलो। हम क्या बोलेंगे? जॉनसन, जॉनसन तू गारंटी फीस मत दे, गारंटी फीस मत दे। देखो मैथे लिखा है ना, मैंने टी एच ई वाई किस कैसे लिखा हूँ? रेड से लिखा हूँ। टी एच ई वाई मतलब क्या होता है बताओ मुझे? इसको दे बोलते हैं ना, दे। तो देखो, मत दे, जॉनसन मत दे गारंटी फीस, पब्लिक इसको इंटरेस्ट नहीं मानेगी। ठीक है, जॉनसन भाई मत दे तू गारंटी फीस। जॉनसन भाई तू क्या कर, तू मत दे गारंटी फीस, पब्लिक इसको इंटरेस्ट नहीं मानेगी। तो जॉनसन मत दे इन पब्लिक लिमिटेड कंपनी वर्सेस सीआईटी। ठीक है, देखो अब ये आपको याद हो गए होंगे। देखो आप खुद ही याद करो। देखो, ब्रोकन, ब्रोकन का एक लें अपन पानी के लिए, कहाँ पे? राजस्थान में, तो बैंक ऑफ राजस्थान। वहां क्या चाहिए हमको? पानी का बैंक चाहिए। ठीक है, दूसरा अलादीन टेक्नोलॉजी, अलादीन टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो गई है। ठीक है, क्यों? टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो गया है, और हमको क्या करना पड़ता है? हम जो भी अब अलादीन यूज नहीं करते, हम ब्लिंकिट यूज करते हैं, हम तुरंत, और उससे वो हमारा रेवेन्यू खर्चा है। ठीक है, और जॉनसन क्या बोलेंगे हम? मत दे भाई तू गारंटी फीस, उसको इंटरेस्ट नहीं मानेगी पब्लिक। ठीक है, चलो, ओके, चलो बाय बाय। अब जा रहा हूँ मैं, इससे पहले तुम और हंसो और मुझे जज करो। आई एम लिविंग, एंड आई होप आपको केस वगैरह याद हो गए हैं, केस समझे भी हैं बहुत बढ़िया से। तो ये जो ये है ना नोट्स, आप डाउनलोड कर लो फ्रॉम माय टेलीग्राम चैनल। ठीक है,
चैनल सब्सक्राइब कर दो अगर मैंने तुमको हँसाया हूँ थोड़ा-सा आज तो और याद कराया हूँ केस लॉ तो, ठीक है? लाइक कर दो वीडियो और प्लीज़ शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। देखो भाई मैं सिर्फ़ डीटी का कंटेंट डालता हूँ अपने चैनल पे। मैं बहुत कम ही मोटिवेशन बहुत कम डाल पाता हूँ। मैं सिर्फ़ डीटी कंटेंट डालता हूँ, ठीक है? मेरे चैनल पे यू विल फाइंड मैक्सिमम डीटी कंटेंट और इंडिया में सबसे ज़्यादा डीटी कंटेंट हम लोग ही अपलोड करते हैं, मतलब मैं ही अपलोड करता हूँ अपने चैनल पे, ठीक है? तो प्लीज़ प्रमोट करो इसको, थोड़ा सपोर्ट करो आप लोग। आप सपोर्ट करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है? हमने खजान रिवीजन सीरीज़ बनाई है, बहुत बढ़िया सीरीज़ है। उसमें एक से एक चीज़ें की हमने, जाके देखो एक बार। उसकी प्लेलिस्ट भी डाल देता हूँ मैं नीचे, ठीक है? ओके, चलो जाओ। ओके, क्वेश्चन मैराथन भी लिया है यार, क्वेश्चन मैराथन में इतना बढ़िया क्वेश्चन मैराथन लिया है। 130 प्लस क्वेश्चन सॉल्व किए। जाके देखो एक बार, मज़े करो, ठीक है? चलो, बाय-बाय, सी यू मिलते हैं और सब कर लेंगे अपन, ठीक है? जो बच्चे पेपर के पहले देख रहे हैं, ऑल द बेस्ट, फोड़ के आना, ठीक है?